प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। पहला एमसीक्यू है आपका, वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने हैं? 4। इनमें से सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, और ऋग्वेद 3500 वर्ष पूर्व का वेद है। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा सूक्त हैं। सूक्त मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ये प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, जो विभिन्न देवताओं के लिए हैं। अब दूसरा एमसीक्यू क्या है आपका? दूसरा एमसीक्यू है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। पहला कथन ये आपका गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना महिलाओं द्वारा भी की गई थी। पुरुष ने तो किया ही था, उसके साथ साथ महिलाओं द्वारा भी सूक्तों की रचना की गई थी। दूसरा है आपका कथन, ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। दूसरा कथन आपका सही है। कथन तीसरा क्या है? ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। तीसरा कथन भी आपका सही है, क्योंकि पहले ऋग्वेद लिखे नहीं गए थे, पहले किताबों की छपाई नहीं होती थी, इसलिए केवल उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ठीक है। तो आपका पहला कथन गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। तो आपको क्वेश्चन ये है आपका कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 और 3 कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी है जो सही होगा। आइए हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू पर। तो आपका एमसीक्यू नंबर तीसरा क्या है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना नदी का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो ये है आपका, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो आपका तीसरा और चौथा जो है सही है, केवल 3 और 4 गंगा और यमुना नदी का ही उल्लेख सबसे कम मिला है आपको ऋग्वेद में। आपका एमसीक्यू नंबर 4 क्या है? एमसीक्यू नंबर 4 है, ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन क्या है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। सही, ये कथन आपका सही है, मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे ऋग्वैदिक युद्धों में। दूसरा कथन है, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी होती थी। दूसरा कथन भी आपका सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। तो कथन सी है जो आपका गलत है, क्योंकि युद्ध में जो धन जीता जाता था वो सरदारों पुरोहितों के साथ साथ गरीबों में, आमजन में और यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए भी दिया जाता था, इसलिए आपका कथन नंबर सी जो है गलत है। चौथा कथन है, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी। तो ये कथन भी आपका सही है। तो आपका कौन सा कथन गलत है? तो सी ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है उत्तर हो गया। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पर। आपका एमसीक्यू नंबर 5वां क्या है? ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहितों व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल में 3 समूह होते थे। पहला समूह पुरोहित, दूसरा राजा और तीसरा क्या होते थे? दास या दस्यु, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 3 वर्ण होते थे, जाति वर्ण वही। अब ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित राजा के संदर्भ में, पुरोहित और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला कथन क्या है? पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, पुरोहितों को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। पुरोहितों का यही काम था, इसलिए पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन क्या है? राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, राजा महलों में भी नहीं रहते थे और ना ही शासन के लिए कर वसूलते थे, ठीक है। तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। उपयुक्त कथनों में से कथन कौन सा कथन सही है? हमें सही वाला चूज करना है, तो पहला कथन सही है। तो आप बताएंगे उत्तर में केवल एक सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पर। तो एमसीक्यू नंबर 6वां क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलता या मिलते हैं? तो पुरुजन, भरतजन, वैश्यजन, यदुजन, ये सभी मिलते हैं। विष से ये आपका क्या निकला है? वैश्य निकला है, ठीक है। वैश्य के बारे में मैंने आपको अपने इस अध्याय 4 के वीडियो लेक्चर में अच्छे से विस्तार से बताया हुआ, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्या है आपका, ये तीनों जो है हमें क्या मिले हैं? इनके नाम ऋग्वेद में मिले हैं। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ठीक है। आपको तीनों नाम जो है ऋग्वेद में मिलते हैं, पुरुजन, भरतजन, यदुजन।
आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पर। आपका अगला एमसीक्यू क्या है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। तो अपने विरोधियों को आर्य लोग क्या कहते थे, दस्यु, दस्यु यानी दास कहते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ईजी था। अगला एमसीक्यू क्या है आपका, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनने की प्रथा का विकास हो रहा था। जैसे इनाम गांव में महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इन कब्रों को कब बनाया जा रहा था, 3500 वर्ष पूर्व से 2700 वर्ष पूर्व के समय पे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके संदर्भ में पहला कथन है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो ये गलत है, क्योंकि यह प्रथा दक्षिण भारत में, दक्कन में के साथ साथ उत्तर भारत में, कहाँ उत्तर भारत में और कश्मीर में भी क्या थी, प्रचलित थी। तो अन्य 2 जगहों पर प्रचलित थी, इसलिए पहला कथन आपको गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल लिखा हुआ कि केवल दक्कन और दक्षिण भारत में। दूसरा कथन क्या है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर भी दिख जाते थे। आपका दूसरा कथन सही है, क्योंकि महापाषाण जो है कुछ जमीन के भीतर भी होते थे और कुछ जमीन के ऊपर भी दिख जाते थे। ठीक है, तो इनमें से आपका पहला वाला कथन गलत है, दूसरा वाला कथन सही है, क्योंकि जो महापाषाण है दक्कन दक्षिण भारत में के इन दोनों स्थानों के साथ साथ उत्तर भारत में और कश्मीर में भी पाए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है क्वेश्चन में, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका क्या है, पहला वाला कथन गलत है और दूसरा वाला कथन सही है, इसलिए आपका केवल 2 सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू पर। आपका अगला एमसीक्यू क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं। गोलाकार सजाए हुए पत्थर, जी हाँ, गोलाकार पत्थर सजाए जाते थे। अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। पत्थरों के बड़े चबूतरे नहीं होते थे, गोलाकार बनाया जाता था। तो क्या आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं। तो पहला और दूसरा, तो आप बताएंगे उत्तर में केवल 1 और 2, आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू पर, सॉरी लास्ट नहीं है आपका, अभी और है। तो एमसीक्यू नंबर 10वां क्या है आपका, सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं, बिल्कुल समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इनको काले और लाल मिट्टी में, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता था, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। अगला एमसीक्यू क्या है आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए नंबर ही आपका सही है। अब आइए चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो आपका अगला एमसीक्यू है, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथनों की जांच करते हैं। पहला कथन है, महापाषाणी कब्रों में प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाती है। बिल्कुल, जिनके दफनाए गए शवों के पास ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी थी, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी। जिनके पास कम सामान मिला है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन क्या है, कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही परिवार की कई लोगों के कंकाल मिले हैं, ये दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन क्या है, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। तो गोलाकार चट्टानें, खड़ी चट्टान रखकर पोर्ट होल बनाए जाते थे। ठीक है, तो आपका तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन क्या कहता है आपका, कि कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो आपका कथन डी जो है गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें आपका क्वेश्चन में ये पूछा था कि महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप बताएंगे कि जो डी नंबर कथन है वो सही नहीं है, गलत है। आइए अब हम चलते अगले एमसीक्यू पे, सेकेंड लास्ट में। तो सेकेंड लास्ट एमसीक्यू क्या आपका, एमसीक्यू नंबर 12, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था। बिल्कुल सही, 3600 से 2700 वर्ष पूर्व यहाँ लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो इनाम गांव जो है भीमा नदी के किनारे स्थित है। तो सॉरी आप ध्यान रखिएगा कि भीमा नदी के किनारे तो है, तो भीमा नदी की जो सहायक नदी है घोड़ नदी, इस नदी के किनारे आपका
इनाम गांव स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि घोर नदी के किनारे इनाम गांव स्थित है, जो कि भीमा नदी की सहायक नदी है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि घोर नदी, और ये जो भीमा नदी है, भीमा नदी की सहायक नदी है आपकी घोर नदी, जहाँ पर इनाम गांव के लोग रहते थे। आपका लास्ट MCQ क्या है? MCQ नंबर 13, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता सिंपल सी बात है, चिकित्सा से संबंधित है। इसके लेखक कौन है? तो आपके कौन से हैं लेखक इसके? चरक जी। चरक संहिता किसने लिखा है? वैद्य चरक ने, ठीक है। कब लिखा? तो 2000 वर्ष पूर्व लिखा। कब लिखा? 2000 वर्ष पूर्व। और इसमें चरक जी ने क्या बताया? इसमें बताया है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। अब उन्होंने उपास्थि और दांत की हड्डियां, इन सबको भी क्या कर लिया था? गिन लिया था, कार्टिलेज को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video.